नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत-बहुत मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों एक बार फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रीज़निंग के प्रैक्टिस सेट 1 को, क्योंकि आपके उत्तराखंड स्क्रीनिंग जो लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, उसमें एक सेक्शन आएगा रीज़निंग का, जो कि होगा 25 मार्क्स का, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। तो जो बच्चे रीज़निंग के क्वेश्चन को कर लेंगे वो एक एज ले जाएँगे, थोड़े मार्क्स इंक्रीज़ कर लेंगे अपने, और हो सकता है कि कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स अगर आप लेके आना चाहते हैं तो रीज़निंग आपको कहीं न कहीं करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 25 मार्क्स की रीज़निंग है। रीज़निंग और मैथ्स वाला जो पोर्शन है ये पूरा मिला कर के, ठीक है? तो इस वीडियो में हम एक पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे रीज़निंग का। जो ये रीज़निंग का प्रैक्टिस सेट मैं लेके आया हूँ, किसी एक बुक से लेके आया हूँ। उस बुक में पूरा प्रैक्टिस सेट दिए गए थे, जिसमें से एक प्रैक्टिस सेट है, उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इस यहाँ पर सॉल्व करने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं और आप नहीं कर पाते उस क्वेश्चन को, तो आप उसी समय उसका सॉल्यूशन देख पाएँगे और नेक्स्ट टाइम फिर वो क्वेश्चन को बहुत जल्दी ही कर पाएँगे। साथ ही मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि उन सभी क्वेश्चन्स के, जो भी यहाँ पे सारे क्वेश्चन्स आएँगे प्रैक्टिस सेट में, शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन दे पाऊँ और वो बच्चे भी इन क्वेश्चन्स को कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैथ्स और रीज़निंग में वीक समझते हैं या फिर अभी नया-नया ही मैथ्स और रीज़निंग पढ़ना उन्होंने शुरू किया है। ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होंगे हमारे, जो मतलब मैक्सिमम बच्चे ऐसे भी हैं जो रीज़निंग और मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, जिन्होंने अभी तक इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं किए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं वीडियो को, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इंजन, डीज़ल इंजन और रेफ्रिजरेटर के बीच संबंध को दिखाना है कि कौन सी आकृति संबंध दिखाती है। देखिए, अगर ध्यान से देखिए, देखिए इंजन, डीज़ल इंजन और रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे देखो रेफ्रिजरेटर तो पूरा अलग जा रहा है, ठीक है? और एक, मानिए ये इंजन है हमारे पास, ठीक है? ये है इंजन। अब इंजन के अंदर बहुत सारे इंजन हो सकते हैं कोई इलेक्ट्रिक इंजन हो सकता है कोई डीज़ल इंजन हो सकता है कोई अ, कोल इंजन हो, या फिर स्टीम इंजन हो, अलग-अलग टाइप के इंजन हो सकते हैं, ठीक है? तो इंजन के अंदर तो एक सर्कल होगा इंजन का, इसके अंदर एक सर्कल बन सकता है किसका? ये बन सकता है हमारा डीज़ल इंजन का, ठीक है? और जो रेफ्रिजरेटर है उसका इंजन से यहाँ पे कोई संबंध है नहीं, तो उसका जो सर्कल बनेगा वो अलग से बनेगा। तो ये वाला जो डायग्राम होगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर इसका सही जवाब है, ठीक है? अच्छा, इन क्वेश्चन को करते समय आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपने पॉज़ करना है और खुद से सॉल्व करना है, ठीक है? फिर एक बार सॉल्यूशन देख लेना है, अगर आपको लगता है सॉल्यूशन अच्छा नहीं है आपके सॉल्यूशन से, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए। आपको लगता है सॉल्यूशन अच्छा है, छोटा है आपके सॉल्यूशन से, तो आप उसे सीखिए और नए क्वेश्चन में भी अप्लाई करने की, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीता को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद लेकिन 13 दिसंबर से पहले है, और उसकी बहन नताशा को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से ही 9 दिसंबर के बाद और 14 दिसंबर के पहले है। तो उनके पिता का जन्मदिन दिसंबर की किस तारीख को आता है? देखिए, शुरुआत से समझते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन को। तो संगीता को याद है कि उसके पिता का जो जन्मदिन है वो निश्चित, यानी कि यहाँ पे निश्चित रूप से ही 8 दिसंबर और के बाद है, ठीक है? मतलब कि 8 दिसंबर के तो बाद होगा और 13 दिसंबर से पहले होगा, 13 दिसंबर से पहले होगा, ठीक है? तो डेट कौन-कौन सी आती है यहाँ पे? 9, 10, 11, 12। तो 4 डेट हैं जहाँ पर वो जो जन्मदिन है वो हो सकता है, ठीक है? फिर जो डाटा नेक्स्ट दिया है वो बोल रहा है कि उसकी बहन नताशा को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन जो है निश्चित रूप से 9 दिसंबर के बाद है, यानी कि 9 वाली डेट तो शामिल नहीं हुई है, और 14 से पहले है, तो 14 से पहले, 10 भी 14 से पहले आता है, 11 भी आता है, 12 भी आता है, तो तीनों ही डेट आती है, ठीक है? डाटा इसके आगे और कुछ दिया नहीं है। तो देखिए, ये है एक तरीके का ट्रिकी क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है ये? है ट्रिकी क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और एक डाउट करने लग जाते हैं कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है? बिल्कुल सही क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। 10, 11, 12 तीनों में से कोई भी डेट हो सकती है, ठीक है? तो 10, 11, 12 तीनों में से कोई भी डेट हो सकती है, यानी कि जो हमारे पास डाटा है वो इनसफिशिएंट है, आँकड़े अपर्याप्त हैं इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसका आंसर निकालने के लिए, ठीक है? तो कोई भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है?
अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक श्रृंखला दिखाई गई है, एक सीरीज चल रही है, एक नंबर लिखा है, फिर एक नंबर लिखा है, फिर एक नंबर लिखा है, इस तरीके से सीरीज चल रही है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो टर्म है, कौन सा जो नंबर है वो गलत है। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से देखिए, जो नंबर है पहले तो डिक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कम हो रहे हैं, नंबर धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये आपने ध्यान देनी है कि जो नंबर है देखिए वो बहुत जल्दी कम हो रहे हैं या फिर बहुत पास पास कम हो रहे हैं। देखिए पहले 46,000 कुछ नंबर है, उसके बाद ये हो गया सीधे 3,000, फिर 300 हो गया, फिर 48 हो गया, 24 हो गया। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, जो नंबर है वो बहुत जल्दी से कम हो रहे हैं। तो ऐसे में तो आपने या तो डिवीज़न को ट्राई करके चेक करना है या फिर मल्टीप्लिकेशन को चेक करना है। ठीक है, तो देखिए, और इसमें मैं जो तरीका सही समझता हूँ करने का, मैं इंक्रीज़िंग वे में चेक करने की कोशिश करता हूँ। देखिए इंक्रीज़िंग वे कैसे, हम पहले 1 से 2 जाते हैं, तो मल्टीप्लाई 2 से हुआ, 2 से 24 गए, मल्टीप्लाई हो गया 12 से, 24 से 48 आ गए, मल्टीप्लाई हो गया 2 से। ठीक है, 48 से 384 में पहुँचे, तो मल्टीप्लाई किससे हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 8 से। ठीक है, 384 से यहाँ पहुँचेंगे तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, अच्छा इसको 8 कर लिया जाए, 1 मिनट, ये हो गया 8 से मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका किससे मल्टीप्लाई, ये हो गया 10 से मल्टीप्लाई, साफ-साफ नज़र आ रहा है, 384, तो ये 3840 हो गया। अब इस नंबर की मल्टीप्लाई करें किससे, चेक करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 4680। तो सीरीज़ देखिए समझ में आनी चाहिए आपके, यहाँ 12 है, 10 है, 8 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 आ गया, तो 12, 10, 8 के बाद यहाँ पे 6 आना चाहिए था। ठीक है, तो 6 आता, मतलब कि इस नंबर में, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक नंबर होता ना कि उसकी 6 से मल्टीप्लाई करते तभी आता। ठीक है, मतलब जो 48 वाला नंबर है ये गलत नंबर है, तो 48 वाला नंबर गलत है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 3 बजे हैं, ठीक है, और मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित हो तो बताएं कि घंटे की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है। ठीक है, देखिए घड़ी है, घड़ी बना लेते हैं एक। अब घड़ी में क्या है, ये है हमारे कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो 3 कैसे बजेंगे, ये होगी मिनट की सुई 12 पर, और जो घंटे वाली सुई होगी वो होगी 3 पर, 3 पर होगी, तभी 3 बजेंगे। ठीक है, अब एक बार आप डायरेक्शन समझ लीजिए, डायरेक्शन कैसी होती है, देखिए डायरेक्शन होती है, आपको पता ही होगा वैसे भी, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ इसको बोलते हैं उत्तर, ये साउथ, दक्षिण, ठीक है, और ये हमारा पूर्व यानी कि ईस्ट, और ये है पश्चिम यानी कि वेस्ट। ठीक है, 4 डायरेक्शन तो ये है। अब अगर कोई चीज़ इन दोनों के बीच में है, इन 2 डायरेक्शनों के बीच में है, इस जगह पर कहीं पर भी है, इस जगह पर कहीं पर भी है, तो वो हमारी बोली जाएगी उत्तर पूर्व। ठीक है, यहाँ है तो उसे बोलेंगे उत्तर पश्चिम, इस जगह पर है उसे बोला जाएगा दक्षिण पश्चिम, और इस जगह पर तो उसे बोला जाएगा दक्षिण पूर्व बोला जाएगा, इस जगह पर आती है। ठीक है, होप ये आपको समझ में आया होगा अभी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है कि भाई अगर जो मिनट की सुई है, यानी कि जो ये सुई मिनट वाली यहाँ पे थी, ये आ जाए उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व का मतलब क्या था, मतलब इस डायरेक्शन में हो जाए। ठीक है, मतलब ये सुई आ गई इस डायरेक्शन में। ठीक है, देखिए जब ये सुई इस डायरेक्शन में आई, तो जो ये वाली सुई थी, ये वाली सुई जो थी, ये इस डायरेक्शन में आएगी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि जब ये सुई आगे बढ़ेगी तो ये वाली सुई भी तो आगे बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन देखिए कौन सी है, ये डायरेक्शन कौन सी आई, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन आ गई। ठीक है, तो जो घंटे की सुई होगी अब किस डायरेक्शन में होगी, वो होगी दक्षिण पूर्व डायरेक्शन, यानी कि ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 1200 रुपये 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1323 रुपये हो जाते हैं, तो 1600 रुपये उसी दर पर 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब ये है एक चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। ठीक है, और अगर हम इसे उस तरीके से करें जिस तरीके से, मतलब जो बेसिक तरीका से करने का, तो एक तो समय बहुत लगेगा, दूसरा ये होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए
ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व? 1200 रुपये है, 1200 रुपये, ठीक है। अब कितने रुपए बन गए? 1323 बन गए, तो यहाँ लिख लीजिए आप 1323। 1200 रुपये 1323 बन गए। कितना समय लग रहा है? ये समय लग रहा है 2 साल का। देखिए अगर यहाँ 2 साल आएगा तो हमें इन नंबर्स को ऐसे रिड्यूस करना है, ऐसे छोटा करना है ताकि यहाँ पर एक हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जैसे कि 9 जो कि किसका होता है? 3 का स्क्वायर होता है। जैसे कि 16 जो किसका होता है? 4 का होता है। जैसे कि 625 जो किसका होता है? 25 का होता है। तो मतलब हमें इस नंबर को कुछ इस प्रकार के नंबरों में बदलना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, ठीक है। तो देखिए अभी तो ये नंबर नहीं है वैसा। अगर मैं इनको दोनों नंबर को 3 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, और हाँ डिवाइड दोनों को एक ही नंबर से करेंगे, यानी कि एक नंबर को अलग नंबर से कर रहे हैं, दूसरे नंबर को अलग नंबर से कर रहे हैं। इसे डिवाइड दिया तो कितना बन जाएगा? 3 4 12 और 0 0 400 बन जाएगा। इसे डिवाइड करते हैं तो बनेगा 3 4 12 3 4 12 3 1 3, ठीक है। अब देखिए 400 होता है क्योंकि यहाँ पे 2 साल है इसलिए हमने स्क्वायर वाला नंबर ढूंढना है, ठीक है। अब देखिए 2 साल में कितना 400 से 441 पहुँच गए, वैसे रेशियो की बात हो रही है यहाँ पे अब, ठीक है। तो यानी कि जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे अब तो 1 साल में अब निकलेगा 1 साल का। तो 1 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचे देखिए, 1 मिनट, ये 400 से 400 है ना। देखिए 400 का कितना होता है? 20 और 441 का कितना होता है? 21। तो जो 1 साल में पहुँचे हैं वो कितने हुए? 21 से सॉरी 20 से 21 हो चुके हैं, ये 1 साल में हुआ है सारा, ठीक है। 20 से 21 हो चुके हैं। 1 मिनट 1 मिनट, तो देखिए अब हमें निकालना क्या है कि 3 सालों में अगर 1600 रुपये हैं तो 3 सालों में कितने हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं। देखिए ये आ गया रेशियो। अब क्या करना है? हमें 3 सालों को निकालना है। मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा? इसका 1 साल का था, 2 साल, 3 साल। 3 साल के लिए हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने 2 साल के लिए स्क्वायर की बात की थी तो 3 साल के लिए क्यूब की बात करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, तो देखिए क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 का क्यूब जो होता है वो हो जाएगा 20 का क्यूब, ये हो जाएगा 8123, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? 21 का क्यूब कितना होता है? 9261 होता है, ठीक है। अब देखिए वास्तव में ये अगर ये 8000 रुपये होते तो कितने बन जाते हैं? 9261 बन जाते हैं, लेकिन ये 8000 नहीं है। 8000 की जगह पे कितना है? 1600 रुपये है। कितना है देखिए ध्यान से, 1600 रुपये है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में 8000 नहीं है, ये 8000 नहीं है, ये कितने हैं? 1600 है। यानी कि जो 8000 की वैल्यू है वो कितनी है? 1600 रुपये है। तो 9261 की वैल्यू क्या होगी? इतना सा क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो 8000 की वैल्यू इतनी आई तो 1600 आई 8000 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू आएगी 1600 बट्टे 8000, ठीक है। इसे डिवाइड दे देंगे, सॉरी 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आएगा 10 और 2 या 1/5 आ जाएगा, ठीक है। सही हो रहा है? चेक कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और 8 2 16, 8 1 ठीक है 2/10 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2/10। यह एक की वैल्यू हमें निकालनी है, वैल्यू 9261 की, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली 9261, ठीक है। तो कितना आया देखिए, 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 5, 2 9 जा 18, ठीक है। 10 से डिवाइड करना था तो एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, यह आएगा 1852.2, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है? 1852.2 ऑप्शन सही जो है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, ठीक है। अब देखिए जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है जनरली बच्चे, उनके लिए क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को शुरुआत में स्किप कीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल छोड़ देना है, लेकिन शुरुआत में आपने स्किप करना है और आपने उन क्वेश्चन को सीखना है जो ईजी हो थोड़े, ठीक है, और जल्दी हो जाते हो, क्योंकि देखिए इन क्वेश्चन को सीखने में आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन
10 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो वह तिगुना कितने वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आसानी से हो सकते हैं अगर थोड़ा सा आप बेसिक जानते हैं। बेसिक पहले देखिए, पहले बेसिक समझा देता हूँ क्या है, थोड़ा सा वो भी जो जितना ज़रूरी है, फिर हम एक शॉर्ट ट्रिक भी समझ लेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि भाई किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन क्या है 10 वर्ष में दोगुना हो गया। अब धन हमें पता नहीं कितना है, मान लेते हैं धन कितना है, धन हम मान लें एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स धन है। ठीक है, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा वो एक्स है। ठीक है, मूलधन को पी बोलते हैं। ठीक है, अब 10 वर्ष में लग रहे हैं, यानी कि टाइम लग गया हमें कितना, 10 साल का टाइम लग गया, 10 साल का टाइम लगा। ठीक है, और वह धन कितना हो गया, दोगुना हो गया, यानी कि एक्स से 2x हो गया, यानी कि अमाउंट जो बना कितना हो गया, 2x बन गया। ठीक है, अभी अमाउंट पे बाद में आते हैं। अच्छा देखो, अमाउंट समझ में आया आपके कि 2x बन गया। अब अमाउंट 2x बना और x थे 2x बने, यानी कितना ब्याज और मिला, यानी कि जो ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला। ठीक है, इंटरेस्ट जो मिला वो कितना मिला, x मिल गया। ठीक है, यानी कि देखो 2x रुपीज़ तो बने ना बाद में, पहले कितने थे, x बने, यानी कि एक x और फालतू मिला, तो वो क्या था, वो इंटरेस्ट था, वो था इंटरेस्ट का मतलब ब्याज था। ठीक है, फॉर्मूला आपने याद रखना है इस कंडीशन में, सिंपल जो इंटरेस्ट होता है उसमें कि p, एक मिनट, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, देखो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है सिंपल, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट था हमारा x रुपीज़, p प्रिंसिपल है वो भी x है, इंटू आर, आर कितना है, आर रेट पता है कुछ, तो रेट नहीं पता है तो रेट रहने देते हैं ऐसे ही। टाइम, टाइम कितना पता है, 10 पता है, और ये 100 आया। ठीक है, अब देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 100 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 100 इक्वल टू आर इंटू 10। अब 10 को भेजा नीचे डिवाइड में, तो आर आ गया कितना, 10%। आर कितना आ गया, 10% यहाँ पे आर आ गया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि 3 गुना कितने साल में होगा, 3 गुना कितने साल में होगा। ठीक है, अब देखिए 3 गुना निकालना है, यानी कि आर हमारा, आर हमें चल गया पता कितना है, 10% है। अब आते हैं देखिए 3 गुने के लिए, फॉर्मूला वही, पी, एक मिनट, इंटरेस्ट आई इक्वल टू पी आर टी बाय 100। आई कितना है, देखो वो कह रहा है ना 3 गुना हो गया, यानी कि x रुपये थे, कितने हो गए, वो 3x बन गए। तो इंटरेस्ट कितना मिला, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले, 2x रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, यानी कि ब्याज आया 2x का। ठीक है, प्रिंसिपल तो x ही था, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 है, इनटू टाइम कितना है, टाइम निकालना है, अपॉन 100। 10 से काट ले रहे हैं, 10 टाइम, एक्स से एक्स कट जाएगा, 10 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 10 टू ज़ा 20, तो टाइम कितना आया, टाइम आया 20। ठीक है, तो ये था देखिए इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका। अब एक नया तरीका सीखिए। देखिए भाई किसी भी साधारण ब्याज की दर पर कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो गया। 10 वर्ष में दोगुना का मतलब क्या है कि 1 रुपये थे, कितने हो गए, 2 रुपये हो गए, और कितने साल में हुए ऐसा, 10 साल में हुआ। यानी कि 10 साल में, एक मिनट, हाँ, देखिए कितना ब्याज कितना मिला, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 1 रुपये जो मिले हैं हमें 10 साल में मिले, 10 साल लग गए ना 1 रुपये मिलने में। अब वो कह रहा है कि 3 गुना होना है, यानी कि 1 से 3 हो जाए। तो यहाँ कितना मिला, कितने रुपये प्राप्त हुए एक्स्ट्रा, 2 रुपये हो गए। तो 1 रुपये मिले 10 साल में, तो 2 रुपये मिलेंगे 20 साल में, तो ये आ गया हमारा आंसर 20 साल। ठीक है, बहुत जल्दी हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए एक कलम है, उसका सूची मूल्य दे रखा है 160 रुपये, और व्यक्ति 10% की छूट ले रहा है पहले, और एक दूसरी दर जो है अपठ्य है, यानी कि जो इसके बारे में पता नहीं है, 2 छूट ली। एक तो इसने कहा कि 10% दे दो भाई, माफ़ करो, फिर कुछ और माफ़ी ली इसने, इस पर कुछ और छूट ली जो हमें पता नहीं है, और फाइनली इसने पैसे जो चुकाए 122.40, यानी कि ठीक है इतने रुपये चुका दिए। अब हमें बताना है कि जो दूसरी वाली छूट थी वो कितनी थी। ठीक है, अब देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सूची मूल्य का मतलब ये होता है कि जितने में वस्तु बेची, जो सूची में लिखी है उसी पर, और बेची तो भाई कितने में गई है, इतने में बेची गई है। 160 रुपये सूची मूल्य था,
पहले 10% की छूट ली। 10% छूट का मतलब होता है, देखो कि कोई चीज़ 100% की थी, आपने 90% पर ले ली अब। ठीक है, 10% छूट का मतलब है 100% की चीज़ थी, आपने 90% पर ले ली। यानी कि 160 की चीज़ को आपने उसके 90% प्राइस पर लिया, तो उसका निकालो पहले 90%। 90/100 करके इसका निकाल देंगे 90%। ठीक है, यानी कि जब 10% की छूट मिली तो आपने कितने रुपए दिए होंगे, तो आपने दिए होंगे 69 या 144 रुपीज़। 144 रुपये आपने पे कर दिए होंगे उस समय पर। लेकिन हुआ ये कि भाई आपने एक छूट और मांगी जिसके बारे में अभी पता नहीं है, वही हमें बताना है। ठीक है, उसके बाद आपने 122 रुपये चुकाए, 122.40 चुकाए। ठीक है, अब देखिए 144 देने थे, लेकिन एक छूट और ली, 122 देने पड़े। कितने नहीं देने पड़े, निकाल लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो 144 में से माइनस करते हैं 122.4। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 0.0 यहाँ लगा लेते हैं, 6 आ जाएगा। ये 6 आ गया पॉइंट, एंड ये आया 1, ये 2, तो ये कितना आया 21.6 आ गया। यानी कि इतने की मिली छूट, कितने रुपए पर, 144 पर 21.6 की छूट मिली है। अब निकालना है हमें इसका प्रतिशत की कितने प्रतिशत छूट है। देखिए 21.6 144 का कितना प्रतिशत है, ये सिंपल क्वेश्चन बना। तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो पड़ेगा, जीरो से यहाँ पे जीरो कैंसिल हो जाएगा। 12 से डिवाइड करते हैं 12 बार, तो ये कटेगा 12 कम 12, 9 96, 12 8 96। अब इसे 6 से काट लीजिए, 6 दूनी 12, 6 3 18, और 1 मिनट, 2 से काट लीजिए 5 बार, और 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर लीजिए, कितना आएगा 15। यानी कि 15% की छूट पर जो थी दूसरी छूट मिली थी, यानी कि 15%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसी प्रकार से हमने पूरे 25 क्वेश्चन जो हैं रखे हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए। आपने वही करना है, सॉल्व करना है पहले। अगर सॉल्यूशन आप नहीं कर पा रहे हैं अपने एंड से, तो सॉल्यूशन को समझ लीजिए, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, जो हम बाकी जो प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, उनमें भी आप, ठीक है, फिर आप करने लग जाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अभी नहीं हो रहे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और फिर से एक चीज़ और ध्यान देनी है, तो जो भी बिल्कुल ही मतलब नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को, तो वो मुश्किल क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा अभी, उन क्वेश्चंस में ट्राई मत करना, उन्हें सीखने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन अभी भी सीखे जा सकते हैं, करे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8। 5 घंटियां हैं, एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं और इतने सेकंड के अंतराल पर बजती है। यानी कि पहली घंटी 6 सेकंड के बाद, दूसरी 7, फिर 8, फिर 9, फिर 12। ठीक है, अब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, आपने करना क्या है, आपने बस निकाल लेना है इनका एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम निकाल लेना है, तो वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें अलग अलग अंतराल पर कुछ काम बताया गया हो ना, और फिर उनको एक साथ फिर से करवाना हो, तो बताएंगे। ऐसा निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, उसका एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो एलसीएम है, एक तो इस तरीके से निकाल लीजिए आप कि भाई इसमें से सबसे छोटा नंबर ढूंढ लीजिए पहले, जो कि 72 है, और फिर इन नंबर से डिवाइड देके चेक कर लीजिए भाई डिवाइड जा रहा नहीं जा रहा। अगर सबका डिवाइड चला गया तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस केस में फिर उसके बाद अगर इसमें नहीं जाएगा, फिर इससे बड़ा और बाकी से छोटा ढूंढ लेंगे, जैसे कि 318, फिर इसमें चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं अगर डायरेक्टली एलसीएम नहीं निकालना चाहते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा मुश्किलों में पड़ना नहीं है, डायरेक्टली इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 6 7 8 9 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एलसीएम निकाला जा रहा है, ये बिल्कुल बेसिक तरीके से निकाला जा रहा है, क्योंकि भाई हर कोई उतने स्टैंडर्ड तरीके से, मतलब उतनी जल्दी से क्वेश्चन नहीं कर सकता सॉल्व। ठीक है, तो जो कर पा रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे क्वेश्चन जो कर थोड़ा बहुत जानते हैं ना मैथ्स रीजनिंग, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, अब निकाल लेते हैं। देखिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। 2 3 ज़ा 7 4 9 6। अगेन 2 से 3 7 2 9 3। अगेन 3 से 2 से कर लेते हैं पहले। 3 7 1 9
और 3। अब 3 से करते हैं 1 7 1 3 1, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 7 3, सॉरी ये वाला लिखते हैं ना, तो 1 7 1 1 7 1 3 1 3 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया 3 है, हाँ। अब यहाँ से 3 से ले लेंगे तो 1 7 1 1 1, अब 7 से कर लेंगे 1 1 1 1 1, ठीक है, सॉरी, हाँ। तो अब देखिए, अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा होता है 72, 72 मल्टीप्लाई 7, तो ये आएगा 4 1 50 504। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिखाया है, देखो एक फिगर दिखाया है, इस फिगर का एक आंसर दिखाया है, फिर एक यहाँ पे क्वेश्चन फिगर दे रखा है जिसका आंसर दे रखा है, लेकिन तो हमें क्वेश्चन फिगर ढूंढना है यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, देखिए ये जो यहाँ पे ये लिखा था एक साइन या टी समझ लीजिए इसे, ये इस तरीके से रोटेट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे आ गया। अब उसी तरीके से ये जो नंबर यहाँ पे आया है इस तरीके से, ये यहाँ रहा होगा, ठीक है, ये यहाँ रहा होगा और रोटेट होके, सॉरी, हाँ ये यहाँ रहा होगा, इस तरीके से रहा होगा और रोटेट होके इस जगह पे आया, ओके। तो ये ऐसा नहीं, देखिए पहले इसको ढूंढ लीजिए कहाँ मिल रहा है। तो ये जो हमें मिलेगा ऑप्शन सी में भी मिल रहा है, ऑप्शन डी में भी है, ठीक है। ई में नहीं है, क्योंकि ई में देखिए उल्टा हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो ई में नहीं है, ए में भी नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में पहचानना है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें जो सर्कल है नीचे है, इसमें सर्कल जो है ऊपर है, ठीक है। बस सर्कल समझना है ये किस जगह पे आएगा। देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो नंबर आया, ठीक है, वो गया रोटेट होकर इस जगह पे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ का जो नंबर है वो जब ये नंबर रोटेट होकर वहाँ गया तो वो नंबर रोटेट होकर यहाँ आएगा, ऐसा ही हुआ। तो ये नंबर रोटेट होकर यहाँ आया, रोटेट होगा तो ये सर्कल वाला पार्ट नीचे आएगा और ये जो लाइन है ऊपर आएगी, तो इस टाइप से बनेगा। तो इस टाइप से कौन सा ऑप्शन सी में ही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसी कितनी माँ हैं जो पुत्री भी हैं और बहन भी हैं, ठीक है। आपने इस जो यहाँ पे बगल में डायग्राम दे रखा है, इसको देख के समझाना है, समझना है और बताना है कि ऐसी कितनी माँ है। तो सबसे पहले पहचानिए माँ कौन से वाले इसमें आ रही है, ठीक है, माँ आ रही इसमें, ठीक है, यानी कि इसके अंदर वाला ही हमारा आंसर होगा। अब ऐसी कितनी माँ है जो पुत्री भी है, यानी कि पुत्री भी होनी चाहिए, पुत्री वाले कॉलम में आनी चाहिए, ठीक है, इस कॉलम में तो आ ही रही है ना सब, ठीक है, तो पुत्री तो है ही सब, और बहन भी है, यानी कि बहन वाले कॉलम में आनी चाहिए, यानी कि इसमें भी आनी चाहिए, इसमें भी हो, इसमें भी हो। तो ये नंबर कौन सा है, यही नंबर तो है, कौन सा 14, यानी कि आंसर डी, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन जो रहेंगे वो तो भाई किसी ने भी नहीं छोड़ना है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगला है 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 है, सॉरी 9 वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीका बताता हूँ आपको करने का। करना है क्या, देखिए 12 का क्या क्रय मूल्य, 12 का क्रय मूल्य, ठीक है, इस तरह से लिखिए, बराबर है, क्रय मूल्य मतलब सीपी होता है, ठीक है। 12 का क्रय मूल्य बराबर है 9 के विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी के, एसपी को बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है, सिंपल सा, कुछ नहीं निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो कुछ नहीं करना आपने, सीपी यहाँ रहने दीजिए, इस एसपी को उठा के लिए नीचे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में जाएगा, यहाँ 9 बचा पहले से ही है, 12 को भेजा डिवाइड में यहाँ, इनका निकाल लीजिए क्या रेशियो, 3 3 9, 3 4 12, यानी कि सीपी 3 था, यानी कि खरीदी थी 3 रुपये की, बेची 4 रुपये की चीज़, तो फ़ायदा हुआ है कितने का, 1 का फ़ायदा हुआ है, कितने पर 3 रुपये पर, क्योंकि 3 की खरीदी थी। क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना, तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 100/3 और डिवाइड देने में बनेगा 33 और 1/3%, ठीक है। तो 33 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ही यही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीता को याद है, ये शायद हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है एक बार, ठीक है।
ये बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये बाय मिस्टेक दूसरी बार हमने क्वेश्चन यहाँ पर अटैच कर दिया। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब हमने यहाँ पे सिर्फ 24 ही क्वेश्चन रखे होंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन थे ना हमारे पास पूरे। चलो देखते हैं। हाँ, तो एक निश्चित कोड में 975 का अर्थ लिखा है थ्रू अवे गार्बेज। 975 वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये है, देखिए 3 अंक हैं और 3 ही यहाँ पे वर्ड हैं। 5 to 8 का अर्थ लिखा है गिव अवे स्मोकिंग। ठीक है, 5 to जो 8 है इसका यहाँ पे लिखा है गिव अवे स्मोकिंग, और 213 का लिखा है स्मोकिंग इज़ हार्मफुल। ठीक है, तो उस कोड में बताना है कि कौन सा अंक गिव को बताता है। गिव, तो पहले देखिए गिव है कहाँ पर, गिव कहाँ पर है, गिव इस जगह पर है, और यहाँ है क्या, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, तो गिव यहाँ पर है, मतलब जो हमारा आंसर होगा 213 में से एक होगा। ठीक है, गिव एक ही जगह है ना, 213 में से एक होगा, तो 213 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये हट गया, ये हट गया। ठीक है, अब देखिए 213 का मतलब 2 यहाँ है ना, 213 में, तो 3 भी यहाँ है, 2 भी यहाँ है, तो 2 और 3 यहाँ है, इसका मतलब 3 जो नंबर है। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, अब देखिए जो 2 है यहाँ पे ना, ये 2, एक मिनट, अब ये 2 जो है, ये तो आंसर नहीं है ना। 2 जो है यहाँ पर, ठीक है, और 2 यहाँ भी है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन होगा। कॉमन वर्ड क्या है, अवे और अवे, तो मतलब 2 जो है अवे के लिए है, तो 2 आंसर नहीं है। आंसर कौन सा होगा, ओनली 3 आंसर होगा गिव के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि एक आदमी नदी के प्रवाह के विपरीत 13 किलोमीटर और नदी के प्रवाह की दिशा में 28 किलोमीटर चलता है, दोनों ही अवस्था में 5 घंटे का समय लगता है, तो नदी की धारा की गति होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को भाई समझना है, तो भाई देखिए जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी मैथ्स नहीं किए और इस प्रकार के क्वेश्चन तक भी किए ही नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन को पहले नज़रअंदाज कर दीजिए, मत समझिए। अभी जो आपने जो इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन जो है इनको करने का प्रयास कीजिए, इनको सीखिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर समय बचता है तो इनको देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा और ये क्वेश्चन कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो नहीं हम बना पाएंगे उस स्थिति में। ठीक है, फिर भी जो लोग अभी सीखे हैं हल्का फुल्का और थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उनके लिए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक आदमी नदी के प्रवाह के विपरीत 10-13 किलोमीटर और नदी के प्रवाह, अब इसको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ मैं एक बार। बेसिक कुछ ऐसा है, ये सपोज कीजिए नदी है, ये नदी है और ये नदी की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में नदी बह रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में नदी बह रही है। अब हमारे पास एक यहाँ पर बोट है, एक हमारे पास बोट है, ये कोई भी आदमी है, ये बोट है। ठीक है, अगर देखो नदी जो बह रही है इसकी एक डायरेक्शन होगी, सॉरी इसकी एक स्पीड होगी, तो इसकी स्पीड को हम माने यू, कि ये यू स्पीड से बह रही है, और अपनी बोट की स्पीड को मान लें वी। ठीक है, तो जब ये बोट जिस तरफ नदी जा रही है उसी तरफ जाएगी, तो एक तो इसकी अपनी जो स्पीड होगी वी होगी, और यू की स्पीड इसमें और ऐड होगी, क्योंकि नदी भी तो बह रही है उसी डायरेक्शन में। तो जो इनकी कंबाइंड जो स्पीड बनेगी उस कंडीशन में, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो बनेगी वी प्लस यू। ठीक है, अब अगर बोट होती इस जगह पर हमारी और बोट जा रही है इस तरफ, स्पीड इसकी वी, तो भाई वी तो अगर ये बोट आगे बढ़ रही है, इसका मतलब वी जो है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी इस यू से, यानी कि नदी की स्पीड से। ठीक है, नदी की जो धारा है उसकी स्पीड से। ठीक है, तो जो इनकी कंबाइंड जो बनेगी, दोनों की कंबाइन हो इस जगह इस कंडीशन में, यानी कि जब ये विपरीत दिशा, यानी कि प्रतिकूल भी बोलते हैं विपरीत भी बोलते हैं, जब दोनों अलग अलग, यानी कि धारा है नीचे बह रही है, बोट ऊपर जा रही है, तो इस कंडीशन में जो इनकी जो बनेगी ग्रॉस स्पीड जो बनेगी वो बनेगी वी माइनस यू। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि एक आदमी है, यहाँ पे बोट की जगह आदमी है, नदी के प्रवाह के विपरीत, ये विपरीत में जा रहा है। तो देखिए नदी को हम मान लेते हैं ना, पहले तो हमने माना कि आदमी की स्पीड होगी वी, आदमी की स्पीड को माना वी और नदी को माना यू। ठीक है, तो जब जाएंगे एक ही उसमें तो स्पीड होगी वी प्लस यू, और जब जाएंगे अपोजिट में, ठीक है, एक एक अलग डायरेक्शन दूसरे की अलग डायरेक्शन, तो जो टोटल स्पीड नेट स्पीड जो होगी वो वी माइनस यू हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे,
नदी के प्रवाह के विपरीत 13 किलोमीटर, ठीक है। और नदी के प्रवाह की दिशा में, तो पहले विपरीत वाला देखते हैं। विपरीत में गया 13 किलोमीटर, विपरीत मतलब इस स्पीड से, तो 13 किलोमीटर गया है, तो इस स्पीड से गया है, यानी कि जो चाल, ये जो स्पीड है, ये स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड इक्वल टू होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड कितनी है, v माइनस यू, डिस्टेंस कितनी है 13 किलोमीटर विपरीत में, और टाइम कितना लिया है 5 में। 5 जो है दोनों में ले रहा है समय, ठीक है, विपरीत में भी और अनुकूल में भी, ठीक है। तो ये आ गया v माइनस यू 13/5, डिवाइड दे देते हैं इसको, कितना आएगा? ये आएगा 2.6, ठीक है। अब अनुकूल में जब प्रवाह की दिशा में गया है तो स्पीड कितनी होगी? v प्लस यू, और स्पीड निकालेंगे कैसे? ये जो v प्लस यू स्पीड निकलेगी कैसे? ये निकलेगी, यहाँ पे क्या है 28 किलोमीटर अपॉन 5, ये आएगा 5.6, ठीक है। तो v माइनस यू आ गया हमारे पास आ गया है v माइनस यू और v प्लस यू की वैल्यू, ठीक है। v माइनस यू है 2.6 और v प्लस यू है 5.6, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, देखते हैं। निकालना है धारा की गति निकालनी है, ठीक है। क्या निकालना है? धारा की गति। तो धारा क्या है? धारा क्या है? यू। तो यू निकालना है, तो हमें करना है इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करना है, ठीक है। ये सीखा होगा आपने, तो माइनस करना दोनों इक्वेशन को। तो माइनस करने के लिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस था, ये माइनस में चेंज होगा, ये प्लस माइनस में चेंज होगा, ये प्लस माइनस में चेंज होगा, तो ये v वाला पोर्शन कट जाएगा। माइनस यू और माइनस यू कितने बनेंगे? -2u बनेंगे। ये माइनस में आंसर आएगा, 6 में से 6 क्या 0, 5 में से 2 क्या 3, 3। तो u की वैल्यू आएगी -3/-2 मीन्स 1.5, ठीक है। तो 1.5 ऑप्शन में है, तो जी हाँ 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। अब देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये कोई व्यक्ति तो भाई देखो बहुत बेसिक लगा के आराम से करेगा, कोई जैसे हमने किया उस तरीके से कर सकता है, और भाई रेशियो वगैरह मेथड लगा के भी बहुत जल्दी भी हो सकते हैं। तो हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन लोगों के लिए कर रहे हैं फिलहाल। देखो जिनको नहीं आता उन्होंने तो ये क्वेश्चन करना ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करना ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। जो थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा, और अगर वो कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं तो एक बार नहीं फिर से उनका वो सीख जाएंगे उन चीज़ों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये है, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में और 120 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन सभी लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखिए 162 मीटर, आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है कि भाई स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये चीज़ें घूमती रहती हैं बार बार, ठीक है। टी को यहाँ भेज दो, एस को यहाँ भेज दो, ठीक है, और टी और एस दोनों को यहाँ भेज दो, तो इस तरीके से यही फॉर्मूला घूमता रहेगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए एक रेलगाड़ी है, उसने क्या करा 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में पार किया और 120 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को 15 सेकंड में पार किया। रेलगाड़ी एक ही है और रेलगाड़ी एक ही चाल से चल रही है, यहाँ पे चाल के बारे में कुछ बताया नहीं कि अलग अलग चाल चल रही है, ठीक है। तो स्पीड कैसे निकाली होगी? पहली कंडीशन में जो स्पीड निकली होगी कैसे आई होगी भाई, डिस्टेंस कितनी चली 162, ठीक है। अच्छा एक मिनट और थोड़ा सा इसमें बेसिक और जान लेते हैं। देखिए सपोज करते हैं ये है प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये है हमारी रेलगाड़ी, ठीक है। अब रेलगाड़ी अगर x लंबाई की रेलगाड़ी है, सॉरी x छोड़ो, रेलगाड़ी की लंबाई मानते हैं 10 मीटर है और प्लेटफॉर्म है हमारा 20 मीटर का। तो जब रेलगाड़ी इस जगह से यहाँ पहुँचेगी ना, इस कंडीशन में पहुँच जाएगी, जब पूरा पार कर लेगी, तो एक तो ये 20 मीटर चलेगी और साथ में ही 10 मीटर जो खुद जितनी लंबाई है वो भी दूरी चलेगी, तो कुल जो रेलगाड़ी चल जाएगी 20 + 10 यानी कि 30 मीटर, ठीक है। ये समझना है। आप समझते हैं क्वेश्चन को, देखिए एक मिनट। हाँ, तो अभी हमें पता नहीं कि रेलगाड़ी कितनी उसकी है, तो हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की खुद की जो लंबाई है वो x है। अब वो चलिए पहली कंडीशन में 162 मीटर, ठीक है, टाइम लिया 18 सेकंड का, ओके। दूसरी स्पीड जब निकालेंगे, दूसरे केस में स्पीड निकालेंगे, तो इस बार रेलगाड़ी x मीटर की है,
साथ साथ में 120 मीटर का प्लेटफॉर्म पार किया है। यहाँ पर टाइम लिया है 15 सेकंड का। अब देखिए ये भी स्पीड उसी रेलगाड़ी की है, ये भी स्पीड उसी रेलगाड़ी की, दोनों आपस में बराबर होंगी नहीं होंगी, एक ही तो रेलगाड़ी है। तो हम इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए तो जो x प्लस, एक मिनट, x प्लस 162 अपॉन 18 होगा, ये होगा इक्वल टू इसके, ये क्या है, x प्लस 120 अपॉन 15। ठीक है, अब कर देंगे जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आप कर दीजिए इनका रेशो निकाल दीजिए यहाँ पे। तो 3 5 जो 15, 3 6 18। अब 5 की मल्टीप्लाई यहाँ ले जाए, 5 को मल्टीप्लाई में 5x प्लस 162 और 6x प्लस 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2 और ये 81, ये 6x प्लस 720। ठीक है, उसके बाद कुछ जगह बची है, यहाँ जगह बची है। देखिए 5x माइनस ले आएंगे, तो इसको इधर ले आते हैं माइनस में। ठीक है, तो ये 6x था यहाँ पे, माइनस में आया 5x इक्वल 8 10 यहाँ पे है, माइनस में आया 720। तो आया 6x माइनस 5x आया x, ये आया कितना, ये आ गया आपका 20 80 और 10 90, ये आ गया 90। यानी कि x था ट्रेन की लंबाई जो आ रही है 90 मीटर। तो पूछिए कितनी, ट्रेन की ही लंबाई पूछी है 90 मीटर, ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है ब्लड रिलेशन का, यानी कि रक्त संबंध का। ये वाला क्वेश्चन तो भाई किसी ने नहीं छोड़ना है। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है ये सभी करेंगे, तो आपने भाई किसी ने छोड़ना ही नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन तो। ठीक है, ए बी की बहन है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लीजिए, पढ़ते ही स्टार्ट कर लीजिए। ए बी की बहन है, थोड़ा बेसिक समझा दूँ। बेसिक समझाने का मतलब ये है, ठीक है, वैसे मैंने वीडियो बनाया है पूरा बेसिक का अपने इसी चैनल पर, ब्लड रिलेशन के नाम से वो होगा, थंबनेल होगा। अब देखिए समझ लीजिए बेसिक को। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से समझा देता हूँ क्या है बेसिक। बेसिक क्या है, हम ये करते हैं कि जो मेल होते हैं उनको हम प्लस से दिखाते हैं, फीमेल को माइनस से दिखाते हैं, हस्बैंड वाइफ को दिखाते हैं ऐसे इक्वल साइन से दिखाते हैं, और जो सेम लेवल यानी कि सेम स्तर पर होता है उनको एक लाइन में दिखाना होता है। और जो मतलब सेम जनरेशन के, जो नई जनरेशन होती है, मतलब जो छोटी जनरेशन होगी नीचे आएगी उसके, और जो उससे बड़ी जनरेशन होगी वो ऊपर आएगी उससे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ए बी की बहन है, तो देखिए ए बहन है तो माइनस दिखाया, किसकी, बी की। ओके, सी बी की माँ है, बी की माँ है तो ए की माँ होगी, तो सी जो लगाया हमने ऊपर, माँ है तो ऊपर की जनरेशन में आएगी, तो माँ है फीमेल है तो ठीक है माइनस लगा दिया। डी सी के पिता है, डी जो है सी के भी पिता है तो ऊपर, और डी सी के पिता है। ई डी की माँ हो, अगर ई जो है डी की माँ हो, तो ई जो है डी की माँ हो तो एक ऊपर, और ई जो है डी की भी माँ हो, तो बताएं ए का डी से क्या संबंध है। ए का डी से संबंध पूछा है। ठीक है, अब यहाँ ए यहाँ हो या ए यहाँ हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ए की मदर के फादर, तो कौन लगे, ए के, ए की मदर के फादर, नाना, क्या लगे, नाना या दादा से समझ लीजिए, यहाँ पर दादा दिखा रखा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूँ थोड़ा साफ साफ तरीके से। देखिए ए बी की बहन है, तो ए बहन है बी की। ठीक है, सी बी की माँ है, तो सी जो है मदर है बी की, तो माइनस दिखाया हमने यहाँ पे। और डी सी के पिता है, डी जो है सी के पिता है, इस तरीके से। ठीक है, एंड ई डी की माँ है अगर, तो ई जो है डी की भी माँ है, ई। अब वैसे इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है, बस हमें क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए और हमें उलझाने के लिए दे रखा है यहाँ पे, तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ए का डी से संबंध बताना है ना, ए का डी से संबंध बताना है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना यहाँ पे। तो देखिए ए की मम्मी के पापा क्या लगे, नाना लगेंगे, तो यहाँ पे देखिए दादा और नाना ऑप्शन दे रखा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखिए कथन और तर्क का मतलब यहाँ पे होता है एक स्टेटमेंट दिया है, एक स्टेटमेंट दिया होगा और उसके 2 तर्क दिए होंगे, 2 या 3 जितने भी दे सकते हैं। हमें बताना होता है कि कौन-सा जो तर्क है वो स्ट्रॉन्ग है। मतलब 2 उनमें से कौन-सा जो है वो उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्गली उस बात को समझा रहा है, उस बात पर अड़ा हुआ है। ठीक है, तर्क देखिए पहले बोला है हुँ, शहर में कारों की संख्या में वृद्धि हुई है और यह साइकिल सवारों के लिए खतरा है। शहर में क्या हुआ? कार बढ़ी और साइकिल सवार जो है इसके लिए खतरा है। ये कथन बोल दिया है। अब इस कथन को कौन-सा जो तर्क है वो जो इसका साथ दे रहा है, ठीक है? इस बात की पुष्टि कर रहा है। हमें उस तर्क पे जाना है। पहला बोला है हाँ, 4 पहिया यातायात में वृद्धि होने की वजह से चौराहों पर जाम लगता है और अन्य यात्री भी इससे प्रभावित होते हैं। 1 वर्ष में की जाने वाली 4 पहिया वाहनों की बिक्री को सीमित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला ये बोला है कि भई कथन में ये था कि साइकिल सवार के लिए खतरा है, कारों की संख्या में वृद्धि। तो उसने बोला हाँ भई, चूँकि जो 4 पहिया वाहन होते हैं, वो क्या करते हैं, चौराहों पर जाम लगाते हैं, वाहन ज़्यादा हो जाते हैं और इससे जो है अब अन्य यात्री भी क्या होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं, तो साइकिल सवार भी प्रभावित होंगे, उनके लिए भी बहुत खतरा है। तर्क पहला तो ठीक है, ठीक है। दूसरा बोला नहीं, यदि अनुशासित चालन नियमों का अनुपालन किया जाता है, तो कार की संख्या में वृद्धि होने के बावजूद सड़क पर कोई खतरा नहीं होगा। तो साइकिल सवारों के लिए खतरा है तो इस कथन में था ही ना पहले से ही, तो यहाँ पे बोला कि कोई खतरा होगा ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल उसके अपोज़ में आ गया, तो ये तो सही नहीं होगा। ओनली तर्क जो पहला है वो सही होगा। तो केवल जो तर्क 1 है वो प्रबल होगा, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लुप्त पद याद करना है। ठीक है, देखिए यहाँ दे रखा 27, यहाँ दे रखा 9, ठीक है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। इस तरीके से यहाँ पे 35 7 3 2 लिखा है, यहाँ पे 36 4 और 4 और यहाँ वाला मिसिंग है। तो हमें बताना है कि इस जगह पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये नंबर बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है। ठीक है, बाकी सारे नंबर जो है छोटे हैं बहुत। मतलब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला ट्रिक लगा होगा, तभी तो नंबर बढ़ेगा अचानक से। ठीक है, तो देखिए 2 और 1 को अगर मैं जोड़ दूँ कितना आएगा? 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे कितना आएगा? 27 आ जाएगा। इसको एक बार लगा के देखते हैं यहाँ पर, 3 + 2 करा कितना आया? 5, 5 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे कि 35 है यहाँ पे? जी हाँ, 35 है। तो हमें मिल गया कि यहाँ पे जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और सॉरी उसमें 4 जोड़ेंगे और उस नंबर की मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 4 से करेंगे 36 आ जाएगा। ठीक है। अब आपने देखिए इतना उलझना नहीं है, सिंपल सा आपने देखना है कि भई इस 4 की मल्टीप्लाई किससे करेगी 36 आ जाए? तो करेंगे 9 से। ये 9 कहाँ से आया होगा? इन 2 नंबरों को जोड़ करके, यानी कि ये 4 तो पहले से है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था 5 ताकि जोड़ करके आ जाए 9। तो ऑप्शन होगा हमारा सी वाला सही। ठीक है, 5। 19वाँ प्रश्न है देखिए, भिन्न शब्द को ज्ञात करना है। भिन्न शब्द का मतलब क्या है कि 4 ऑप्शन है, 3 तो जो होंगे कहीं न कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे, चौथा जो होगा रिलेट नहीं कर रहा होगा, वो हमें बताना है कौन-सा है। देखिए, हाथ, नाक, ओंठ और मुँह। अब देखिए ये नाक, ओंठ, मुँह जो है ये फेस पर ही होते हैं, ठीक है? नाक, ओंठ और मुँह जो है, ठीक है? ये सब फेस पर होते हैं और हाथ जो है फेस पर नहीं होता है, इसलिए यही सबसे अलग है इनमें से, ठीक है? अगला है, जिस प्रकार पढ़ाना का संबंध विद्या से है, उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे है? ठीक है? जिस प्रकार देखो पढ़ाना का संबंध विद्या से है, ठीक है? जब पढ़ाते हैं तो यानी कि विद्या दे रहे हैं, ठीक है? विद्या से ही विद्या और पढ़ाना रिलेटेड है एक-दूसरे से, ठीक है? पढ़ाते हैं तो मतलब विद्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उपचार है तो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? दवा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ठीक है? ये वाले प्रश्न जो होते हैं, ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और अगर एक बार आप सीख जाओ, तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ये वाले तो जितने भी आ जाएँगे, ठीक है? बाकी मैंने ये वाला जो है इसका भी एक वीडियो सेपरेट बनाया है अपने चैनल पर। कन्फ्यूजन होता है, आप देखिए मैंने ख़ास तौर पर जो उत्तराखंड लेक्चर इसका एग्ज़ाम है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सभी बादल बिल्लियाँ हैं, तो हमने कैसे करना है? हमने एक सर्कल बनाया है बादल का। ये सर्कल बना किसका? बादल का, ठीक है? अच्छा इसको हम ना शॉर्ट में लिख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इतना सारा लिखने में का टाइम वहाँ पे वेस्ट होता है बहुत। तो सभी बादल, तो BDL बादल, सभी बादल बिल्लियाँ हैं। सभी जो बादल हैं वो एक दूसरे सर्कल में आ रहे हैं जो बिल्लियों का है, ठीक है? BIL बिल्ली, ठीक है?
और सभी बाघ जो हैं बादल हैं, सभी बाघ बादल हैं, ठीक है, सभी जो बाघ हैं वो बादल हैं, यानी कि जो सारे के सारे बाघ हैं हमारे वो बादल के अंदर आएंगे। ये बादल है ना, इसके अंदर बाघ भी हैं, तो बी जी बाघ, ये सर्कल इसके अंदर आएगा, ठीक है, ये सर्कल इसके अंदर आएगा। कुछ टमाटर जो हैं वो बाघ हैं, अब कुछ टमाटर ऐसे हैं जो बाघ हैं, यानी कि सर्कल जो आएगा वो बाघ को टच करेगा इस तरीके से, ये ठीक है। एक मिनट हम थोड़ा साफ साफ ही कर लेते हैं। सभी जो बादल हैं बिल्लियाँ हैं, सभी ये बादल, ठीक है, ये बादल हैं, ये बिल्लियाँ हैं, ये बिल्लियाँ हैं, ठीक है, और सभी बाघ बादल हैं, तो यहाँ पे बाघ, और फिर क्या है, कुछ टमाटर बाघ हैं, तो ये हो गया हमारा टमाटर जो बाघ के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे, सॉरी आंसर्स पे। कुछ बिल्लियाँ टमाटर हैं क्या? कुछ बिल्लियाँ टमाटर हैं, ये टमाटर को क्रॉस करें, देखिए ये बिल्लियाँ हैं, ये टमाटर में भी आ रही हैं, ठीक है, टमाटर में भी आ रही है वाला पार्ट, तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा, कुछ टमाटर बादल हैं, कुछ टमाटर, ये टमाटर है और ये थे बादल, ठीक है, तो ये वाला आ गया ना, टमाटर और बादल मिक्स आ गए, तो ये भी सही है। तीसरा है, सभी बाघ बिल्लियाँ हैं, सभी बाघ, ये बाघ थे हमारे, सारे के सारे बाघ बिल्लियों के अंदर आ रहे हैं, जी आ रहे हैं, तो ऑप्शन जो तीसरा वो भी ठीक है, यानी कि सारे ही अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए ये जो प्रश्न है ना, ऐसा ऐसे एक आध प्रश्न तो एग्जाम्स में होते ही होते हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न होते हैं ये होते हैं फ्री के नंबर, ठीक है। बस आपको समझना होगा कि ये भाई फ्री वाला क्वेश्चन है, ये बस क्वेश्चन दे दिया ऐसे ही, बस कि लो भाई एक आध नंबर तो ऐसे ही ले जाओ। देखिए अभी आप समझेंगे तो आप भी कहेंगे हाँ ये बिल्कुल ही फ्री का नंबर है। देखो किसी ड्रम में क्या है, 250 लीटर मिट्टी का तेल रखा है, ठीक है, 5% जो तेल है टपक कर बाहर गिर गया, 5% जो तेल था वो निकल गया बाहर। अब ड्रम में कितने प्रतिशत तेल बचा है, ठीक है, तो आपको लगता है कि इसकी कोई वैल्यू है, ये इन्फॉर्मेशन खाली फालतू में दे रखी है। भाई देखो कितना भी तेल था तो अपने आप में पूरा 100% तेल था ना, पूरा 100% तेल था, उसमें से 5% निकल गया बाहर, बचा कितना, 95% बच गया, कौन सा है, ऑप्शन है ख़त्म, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसकी भी एक ट्रिक जो बता दूंगा आपको हल्की सी। अंशु के अंग्रेजी में प्राप्तांक विज्ञान के प्राप्तांक का दुगना है, ठीक है, समझ लिया। अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसका प्राप्तांक 180 है, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में इसको ई से दिखाते हैं, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स में मिला करके भाई बंदा लेके आ रहा है 180 नंबर, ठीक है। अंग्रेजी और गणित में उसके प्राप्तांक का समानुपात दे रखा है, अंग्रेजी यानी कि जो पहला वाला है अंग्रेजी के लिए अनुपात को शो कर रहा है और दूसरा वाला गणित के लिए। जब भी ऐसा अनुपात दिया होगा आप इनके फैक्टर में एक्स, सॉरी मल्टीपल में एक्स मानो और इनके मान को मान लो, तो पहला वाला अंग्रेजी के लिए है तो माना अंग्रेजी के मान 2x हो गए, ठीक है, और ये 3 है अनुपात में गणित के लिए, तो गणित में कितने हो गए, 3x हो गए, तो इंग्लिश कितने हो गए हमारे पास 2x, मैथ में कितने हो गए 3x। अब आ जाओ शुरू वाली कंडीशन में, क्या बोला था कि भाई ऐसा है, अंशु के जो अंग्रेजी में प्राप्तांक है वो विज्ञान के प्राप्तांक का दुगना है, विज्ञान में जितने भी नंबर लेकर आ रखा है उससे दोगुना अंग्रेजी में लेकर आया, अंग्रेजी में लेकर आया 2x, यानी कि विज्ञान में लाया होगा 1x, तभी तो दुगना 2x होगा, और तीनों को जोड़ने पर कितना बनना है, 180 बनना है। कितना हो गया, 2 और 1 3 और 3 6x, 6x आया 180, तो यहाँ से x आ जाएगा आपका 30, ठीक है, एक्स 30 आया तो उसका विज्ञान में बताना है था, तो विज्ञान में कितना आया था, एक्स मार्क्स लेके आया था, तो एक्स का मतलब 30 है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ठीक है। आइए, ठीक है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है भाई ये हाईली 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 इसमें एडवाइस है कि भाई ट्राई ही मत करना, ठीक है, बट जो नॉन मैथ्स वाले हैं वो भी, और जो मैथ्स थोड़ा बहुत ही जानते हैं वो भी, ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही ट्राई मत करना, ठीक है। अभी वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, वो जो होगा वो आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आपको, ठीक है, जो लोग कर पा रहे हैं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, उनके लिए आंसर मैं वैसे ऑप्शन बताता हूँ कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन है 4.01 वाला, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, ये वाला,
10 व्यक्तियों का एक समूह एक विशेष कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है? और उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है दूसरा समूह, ठीक है? यहाँ पर आपने फ़ॉर्मूला याद करना है M1D या M1D1 H1 अपॉन W1 और M2D2 H2 अपॉन W2। उसका मतलब होता है मैन डेज़ आवर्स, मतलब कितने आदमी, कितने दिन, कितने घंटे और कितना काम किया, ठीक है? ये इक्वल होगा आदमी, ठीक है? और सॉरी मैन डेज़ और आवर्स और यहाँ पे इनके वर्क की, ठीक है? ये रखना है, आपने याद रखना है। फिलहाल यहाँ पर तो इस फॉर्मूले का भी मतलब यूज़ कर लो थोड़ा-सा। बता देता हूँ आपको कि कैसे करना है। 10 व्यक्ति हैं, तो 10 आदमी ने काम किया कितने दिन? एक समूह विशेष कार्य को 10 दिनों में कर रहा है, सॉरी 10 दिन में कर रहा है। तो 10 आदमी ने 10 दिनों में काम किया, ये बराबर होगा उसी काम को ना, सेम काम है। देखिए यहाँ पे भी जो काम सेम ही है, यहाँ पे जो सेम काम है, यानी कि अब पता नहीं कितने आदमी ने किया, हमने मान लिया कि X आदमियों ने 20 दिन काम किया। काम तो नहीं हुआ ना, ये दोनों काम बराबर है, ठीक है? तो यहाँ से X की वैल्यू है, निकल जाएगी डायरेक्टली, 20 को भेजेंगे यहाँ नीचे डिवाइड में, ठीक है? तो ये आ जाएगा कितना, 5, यानी कि जो आदमी थे कितने थे, 5। अच्छा काम कितना है, इसी से ले लेते हैं 10, 10 10 ज़ा 100, 100 काम है, हमने मान लिया कि 100 काम था, ठीक है? अब वो बोल रहा है कि अगर दोनों लोग मिल जाएँ, यानी कि X यानी कि जो 5 और पहले कितने थे, 10 आदमी थे, दोनों लोग मिल गए, यानी कितने हो गए आदमी पूरे, 15 आदमी हो गए। काम कितना है, 100, कितने दिनों में करेंगे, तो डिवाइड दे देंगे, आएगा आपका आंसर, ठीक है? यहाँ पे आप डिवाइड दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे भई कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन क्या, ये तो पूरा प्रैक्टिस सेट था हमारा रीजनिंग का, उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। होप सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दूसरा हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, एक आध दिन में वीडियो आपके पास आ जाएगी दूसरी वाली भी। और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आप किसी भी प्रकार के जो टीचिंग एग्ज़ाम है, ठीक है, चाहे वो ट्रिपल एसबी के लिए, केवीएस के लिए कर रहे हैं या एनवीएस के लिए तैयारी आप कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के एनी काइंड ऑफ टीचिंग एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको कुछ, ये जो चैनल है हमारा, आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प ही प्रोवाइड करेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।